रात रात के शाम के रात के 6:30 से सुबह के 2 बजे तक वो मुझे मारता था। और वो मुझे इतना मारता था कि मेरी हालत नहीं रहती थी कुछ करने की। और इस हालत में भी उसने मेरे साथ नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। हमारे समाज में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं और ऐसे ही हमारे इस समाज से आने वाले डांस बार एक कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी में जो लोग काम करते हैं, भले वो अपनी मजबूरियों में काम कर रहे हो या हालात ने उन्हें उसमें काम करने के लिए मजबूर किया है, ऐसे लोगों की भी जिंदगी हम आम इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह से हमारे साथ में सुख दुख लगा हुआ है, परेशानी लगी हुई है, अच्छे और बुरे दिन लगे हैं, ऐसे ही दिन उन लोगों के साथ में भी लगे हुए हैं। ऐसे ही हमारे साथ में आज एक डांस बार में बतौर सिंगर के तौर पर काम करने वाली एक महिला है, जिसके साथ में इतना अत्याचार हुआ है, इतना जुल्म हुआ है। वो सुनने और देखने के बाद में आप सब दर्शकों के रोंगटे ज़रूर खड़े होंगे और ज़रूर आप लोग ये तय करने पर मजबूर हो जाओगे कि इंसान या आदमी इतनी हैवानियत भी कर सकता है। इस पूरी दास्तान मैं आपको सुनाऊंगा उन पीड़िता के जुबानी जिनके साथ में इतना बड़ा घिनौना कार्य हुआ है, उनके साथ में इतना जुल्म हुआ है। क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए हम चलते हैं उन्हीं सिंगर के पास में। जी, आप बताइए कि आपके साथ में क्या हुआ था, किसने क्या किया है और ये आपकी हालत ऐसी किसने बनाई? जिसका आप जिसके बारे में आप पूछ रहे हो उसका नाम था नीलेश सिंह। वो मुझे बार में मिला था और उसने मुझे सामने से अप्रोच किया था। उसने मुझसे नंबर लिया, मुझसे बात करी, मुझे इम्प्रेस किया, जिसकी वजह से मैंने उससे बात करनी चालू करी। और उसके बाद थोड़े दिनों बाद उससे मिली। उसके बोलने पे उसने मुझे बुलाया मिलने के लिए। उसके साथ मेरा रिलेशन हुआ, रिलेशन बना। और उसके थोड़े दिनों बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मैंने अपना काम छोड़ दिया। और मेरे काम छोड़ने के बाद मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मेरी मम्मी बीमार रहती थी और मेरे भाई का इलाज करवाना था, क्योंकि वो पहले से ही उसके पैर की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उसने मेरे को उन सब चीज़ों में मदद की। फाइनेंशियली उसने मुझे सपोर्ट किया। मैंने ऐसा बोला नहीं कि उसने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि वो मेरे साथ रहना चाहता है। उसने मुझे बोला कि वो उसको मेरे साथ शादी करनी है। और मुझे लगा उसके इंटेंशंस गुड हैं। पर थोड़े दिनों बाद उसके शक बढ़ने लगे, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके शक बढ़ते गए, जिसकी वजह से उसने मुझे गालियाँ देनी चालू करी। मेरे घर वालों को अब्यूज़ किया, मुझे अब्यूज़ किया। बहुत चीज़ें थी जहाँ पर उसने मुझ पे शक करने की कोशिश करी। मैंने उसको बताया कि मैं गलत नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया दिसंबर में कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है। और दिसंबर में मैंने उससे बात करनी छोड़ी और मैंने अपना काम वापस से चालू कर दिया, जिसकी वजह से उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, ब्लैकमेल किया, अपने अपने हाथ काटने के फ़ोटो भेजे, मुझे बहुत कॉल किया। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया कि ये आदमी अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने 1 डेढ़ महीने उससे बात करनी बंद कर दी। पर उसके बाद उसके ब्लैकमेल चालू हो गए। उसने मुझे बोला कि वो मुझे मेरे पे एसिड अटैक करवाएगा, फिर मेरी मम्मी को ड्रग्स के केस में अंदर डलवा देगा, मेरे बहन भाई को किडनैप करवाएगा। वो सब की वजह से मैंने उससे बात करनी धीरे-धीरे चालू करी। उसके बाद मार्च में उसने मेरे घर में इतना हंगामा किया, जिसकी वजह से हमें हमारा घर वैकेंट करना पड़ा। हमें हमारा घर छोड़ना पड़ा। और हम एक भाड़े के घर पे थे उस टाइम पे। उसने हमारे घर में आके बहुत हंगामा किया, वहाँ पर भी हमें गन दिखाई। पर बिल्डिंग वाले वो फुटेज हमें नहीं देंगे, क्योंकि वो उनकी मर्जी के खिलाफ है। उसके बाद मैंने उससे वापस से बात करनी बंद कर दी। पर उसने वापस से हंगामा करना चालू कर दिया, मुझे कॉल किया, मुझे परेशान किया,
मुझे ब्लैकमेल उसकी ब्लैकमेल बढ़ते गए और वो सेम ब्लैकमेल हर टाइम यूज़ करता था। उसके जो हंगामा जिसने मार्च में किया था उस वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि शायद ये कर सकता है कुछ। उसकी वज़ह से मैंने उससे बात की और उससे ठीक, ठीक। आपसे मतलब ये है कि उसने डराकर, धमकाकर और ब्लैकमेल करके आपको दोबारा अपने संपर्क में ले आया, रिलेशनशिप आपकी शुरू हो गई। 4 जुलाई के रोज़ आपकी मम्मी ने दिंडोशी पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग का कंप्लेंट किया था, जिसमें बताया गया था कि आप मिसिंग हो। उसके बाद से लेकर 4 जुलाई से लेकर आप कब तक मिसिंग रही, कहाँ पर आप रही और आपके साथ में क्या हुआ, वो हमारे दर्शकों को बताइए? दिल्ली से आने के टाइम शिमला से आने के बाद हम दिल्ली आए थे, जिसके बाद हम गाड़ी में से बाय रोड ही हम लोग बॉम्बे आए थे और बॉम्बे आने के बाद हम थाने में रहते पार्कोट कासरगोडावली स्टेशन के सामने जो बिल्डिंग है 1201 उसका फ्लैट नंबर उसी उसी घर में उसने मुझे बहुत मारा पीटा है। वो कम से कम 1 महीने 1.5 महीने मुझे मारा है उधर उसने। मतलब आप यहाँ पर कासरवाली थाना में जो है करीब 1 से डेढ़ महीना रहे उस रूम में, तो वहाँ पर और कोई नहीं रहा करता था? वही अगस्त में उसका कोई भांजा था, उसका नाम था मनोज, जो हफ्ते भर में आया था। मुझे उतनी डेट्स याद नहीं है अच्छे से। मेरे पास फ़ोन नहीं रहता था और मैं अपनी मम्मी से तभी बात करती थी। 1-2 बार उसने मुझे अपनी मम्मी से भी मिलाया था, जो कि उसने मुझे बोला था कि अगर तू अच्छे से रहेगी, अच्छे से तूने वहाँ पर जाके कुछ बोला नहीं, तो शायद किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। जिसके कारण मैंने अपने घरवालों को नहीं बताया और मुझे मेरी मम्मी से मिलना था। तो मैं शांत रही, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने अपने घरवालों से बात करी जिसकी वज़ह से मेरा दिमाग थोड़ा ठीक रहा। ये बताइएगा कि आपके साथ में उस मकान में कासरवाली के उस पार्क हाउस बिल्डिंग में जो 1201 नंबर जो आप बता रहे हैं, वहाँ पर आपके साथ में क्या-क्या ज़्यादती हुई? किस तरह से आप पर ज़ुल्म ढाए गए? आपके साथ में क्या हुआ वो सब बताइए हमारे दर्शकों को। कम से कम हफ्ते भर में वो ठीक था, पर एक दिन ऐसा आया जिसमें उसने मेरे पे बहुत ज़्यादा शक किया और उसका कोई दोस्त था वासु, उसको लेकर उसने मुझ पे बहुत ज़्यादा शक किया, जबकि मेरा कोई रिलेशन नहीं था किसी से उसके अलावा। और वो मुझे खुद भगा के लेकर आया था, उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसने उस दिन मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। कैसे मारा? उसने वो मारने से पहले ही मुझे ऐसी हालत में कर देता था कि मैं बाहर घर से भाग ना पाऊँ। मैं जैसे ही मेन डोर पे जाती थी, वो मेरे बाल पकड़ के मुझे मेन रूम में लेकर आता था और फिर वो मुझे मारता था। उसने रॉड से मुझे मारा है, काँच की बोतलों से मेरे दोनों हाथों पे मारा है। मेरा सर कम से कम 40-50 बार दीवार में मारा है। उसको अपने दिमाग के हिसाब से जो भी स्टोरीज़ चाहिए थी, जो भी चाहिए था, मैंने कोशिश करी कि शायद 1 डेढ़ घंटे मैंने 2 घंटे मैंने कोशिश की कि ये समझ जाए कि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने उसको समझाया कि मैं गलत नहीं थी, पर वो नहीं समझा। उसके कारण मैंने उसकी बातों को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। उसके दिमाग के हिसाब से स्टोरीज़ बनाई। जब मैं गलत रहती थी, उसकी स्टोरीज़ जैसे उसको चाहिए रहती थी दिमाग में, अगर उसको वैसी नहीं मिलती थी, तो वो मुझे उस बात पे मारता था। पर जैसे उसकी स्टोरीज़ उसको मिल जाती थी, वो उस बात पे भी मुझे मारता था। और वो स्टोरीज़ अगर उसको याद रहती थी, वो बार-बार दिमाग में आती थी, वो मुझे उस बात पे भी मारता था। उसने मेरे उसने मुझे मेरे मुँह को पकड़ के कम से कम इतने चाँटे मारे होंगे जिसकी वज़ह से मेरा लेफ्ट वाला कान जिससे मैं सुन नहीं पा रही हूँ अभी। और जिसके कारण मैं अभी जिस हालत में हूँ, मैं अभी आपको उतना बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। ये आपके जो आँखों में आज भी हम चोट के निशान देख रहे हैं, आँख आपकी लाल है, क्या ये उसी की दी हुई देन है? हाँ, तो फिर आप कैसे उसके चंगुल से छूटे, कब छूटे और क्या आपने तरीका अपनाया? तो 2, 3, 4 दिन उसने मुझे इस ऐसे ही टॉर्चर किया था और उसका एक भाई था मनोज, भांजा था कि एक भाई था और उसके भांजे ने भी मेरे साथ गलत किया था क्योंकि मैं अनकॉन्शियस थी, मेरे दिमाग की हालत ठीक नहीं थी उस टाइम पे। उसने मुझे इतना मारा था, मेरे सर इतनी बार दीवार में मारा था कि मेरे को चक्कर आते थे, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था कि क्या चल रहा है। उसने मेरी आँखों के ऊपर पट्टी डाली और उसके भाई ने और उसने मिलके मेरी वीडियोज़ बनाई, मुझे धमकी दी कि वो वायरल करेंगे। कैसी वीडियो मतलब आपके साथ में कुछ करते हुए कि या किस तरह की वीडियो मैं जानना चाह रहा हूँ?
ये मैं सॉरी, मतलब आपको पूरे जो है कि आपके बदन पे से तमाम कपड़े उतार लिए गए, मतलब पूरी तरह नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट आपकी तस्वीरें बनाई। हाँ हाँ वही। और मेरी स्टेटस पे उसने मेरे न्यूड फोटोज लगाए और मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं इसको लगा के रखूंगा। कम से कम 20-30 सेकेंड उसने वो फोटोज लगा के रखी, जिसकी वजह से मैं और डर गई और वो मुझे मारता गया। और उसने मुझे मेरे मुंह से खून निकाले और मुझसे ऐसी ऐसी चीजें करवाई जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि कोई आदमी कर सकता है। उसकी हैवानियत बहुत ज्यादा ही हद से गिर चुकी थी, जिसकी वजह से मैं डर गई कि मैं शायद कभी निकल नहीं पाऊंगी। पर एक दिन वो हर दिन अपने भांजे को छोड़ के जाता था मेरे साथ कि मैं कहीं जा ना पाऊँ, कहीं निकल ना जाऊँ, जिसकी वजह से मुझे मौका नहीं मिला। 12 सितंबर को एक दिन उसको ऐसा लगा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसको भरोसा हो गया कि शायद ये डर के मारे कहीं नहीं जाएगी, जिसकी वजह से वो अपने भांजे को अपने साथ ले गया और मुझे मौका मिला वहां से बाहर निकलने का। करीब 8:30 बजे उसने घर से बाहर निकलने का फैसला किया और वो अपने भांजे को लेकर बाहर चला गया। और उस टाइम मैं डरी हुई थी, पर मैंने कोशिश करी, हिम्मत करी और मैं घर से बाहर निकली और मैं अपनी मम्मी के पास पहुंची। मैं कोई पुलिस स्टेशन इस वजह से नहीं गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि अगर मैं कहीं जाऊंगी तो वो मुझे मिल जाएगा, मुझे मारेगा और मुझे वापस उधर ही लेकर आ जाएगा जिधर मैं पहले थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इस वजह से मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास गई और उधर जाने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। फिर आपने पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ में एफआईआर की है और करीब 10 दिन हो चुके हैं एफआईआर के लिए। अब तक का उसमें पुलिस ने क्या प्रोग्रेस किया है? कोई प्रोग्रेस नहीं है, अभी तक उसको पकड़ा भी नहीं गया है। मैं विनती करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। क्या लगता है आपको कि उसके वो इतना रसूखदार है कि वो पुलिस पर भी दबाव ला सकता है और जो भी घटना घटी है या जो उसके खिलाफ में जो धाराएं लगी हुई है उस धाराओं में वो कुछ न कुछ कम ज़्यादा कर पाएगा या कहीं न कहीं अपने आप को बचाने के लिए पुलिस पर भी दबाव ला पाएगा? इतना है वो इन्फ्लुएंशियल? मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को समझता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा और डर गई थी। अगर पुलिस वाले उसकी मदद कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है और मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और वो सलाखों के पीछे रहे और जो भी मेरे साथ हुआ है वो कभी किसी और के साथ ना हो। कुछ शब्दों में अगर आप बयान करना चाहे तो आप उसके साथ में इतने दिनों से रहे तो उसका जो बर्ताव था जिस तरह से वो आपके साथ में रहे उसको अगर आप कुछ शब्द देना चाहे तो वो क्या शब्द होंगे? हैवानियत। वो आदमी नहीं है, वो एक पागल है। उसे शक वो अपने दिमाग में शक बनाता है और लोग वो उस शक के बुनियाद पे वो मारता है। उसके पास कोई रीजन नहीं रहेगा तो वो बना लेगा और वो मुझे उस बात पे मारेगा। वो अपने दिमाग में कुछ भी बनाएगा जिसको लेकर वो इरिटेट होगा, वो दारू पिएगा, सुबह तक 7-7 घंटे तक वो मुझे मारेगा। रात रात के शाम के रात के 6:30 से सुबह के 2 बजे तक वो मुझे मारता था और वो मुझे इतना मारता था कि मेरी हालत नहीं रहती थी कुछ करने की। और इस हालत में भी उसने मेरे साथ ये समझ सकते हैं हम आपके आपका जो दर्द है वो हाँ लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने वो दर्द सहा है, महीनों उसके साथ में रही है, जितना ज़ुल्म, जितना अत्याचार उस हैवान ने इस महिला के साथ में किया है, जिसे हैवानियत का शब्द भी शायद कम पड़ जाए, दरिंदगी कहे या फिर उसे एक जानवरपना कहे, ये तमाम जो शब्द है वो कम है। क्या इंसान का ये भी रूप है, ये आज हमको देखने को मिल रहा है। इस खबर के माध्यम से हम कासरवाली पुलिस थाना और थाना सीपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर उस हैवान को जेल की सलाखों के पीछे धकेलें, ज़रूर उस पर कड़ी कार्रवाई करें और इस पूरे मामले को लेकर और भी जो धारा है जैसे आईटी एक्ट वगैरह जो लगना चाहिए कि इसमें मोबाइल का भी इस्तेमाल किया गया है, उसके
भांजे द्वारा मनोज सिंह ने इनकी नग्न अवस्था में पूरी तस्वीरें बनाई हैं, वीडियो बनाई है और उसे शायद इनके कहने के मुताबिक के उसे अपने स्टेटस पे भी रखा था। और एक तरह से यूँ कहा जाए कि किडनैप भी इनका हुआ था, ब्लैकमेलिंग इनके साथ में की जा रही थी। उन सब चीज़ों को देखते हुए पिस्टल का इन्होंने कई मर्तबा ज़िक्र किया है कि उनके पास में गन थी, गन पॉइंट पर वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात करवाया करता था। इस तरह के तमाम चीज़ों को अगर बारीकी से देखा जाए तो ये एक बहुत ही हीनियस क्राइम है, बहुत ही गंभीर किस्म का गुनाह है। उस गुनाह के जो गुनहगार हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए ताकि वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना कर सके, ताकि वो सबूतों को मिटाने की कोशिश ना कर सके। ये वो खबर थी दिल दहला देने वाली, वो दर्दनाक कहानी जिनके साथ में बीती है, उन्होंने खुद अपने ज़बानी बताई है। तो हम समाज से भी उम्मीद करते हैं, आप सब दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से डांस बार में काम करने वाले, चाहे वो बार वाला हो या सिंगर हो, इनकी अपनी मजबूरियाँ होती है, वो भी हमारे और आपकी तरह ही आम इंसान होते हैं। उन मजबूरियों के चलते उन्हें ये काम करना पड़ता है, कोई शौक के तौर से लोग काम नहीं करते हैं। उन्हें भी हमें इंसानियत की नज़र से देखना चाहिए और जो हालत इनकी हुई है, उन हालत को देखते हुए उस कसूरवार को, उस गुनहगार को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, ज़रूर वो जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए और समाज से ऐसे लोगों का ज़रूर बायकॉट होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आखिर में जाते-जाते कि पुलिस प्रशासन ज़रूर इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।